Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar question of class 10 science, chapter 10 light reflection and refraction. In this session we will solve short answer questions of question number 21 to question number 29. In this session I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us begin the question. क्वेश्चन नंबर 21 आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यूज पीछे के वीडियो में किए हैं, आप हमारे चैनल से वहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज्ड इन एनी मीडियम emerges parallel to itself? Explain using diagram. क्या कह रहा है कि क्यों जो लाइट रे जब रेक्टेंगुलर स्लैब पे पड़ता है तो किसी भी मीडियम में और फिर वो जब इमर्ज होता है तो जो इंसिडेंट रे रेक्टेंगुलर ग्लास पे पड़ा है उसके पैरेलल होता है। एक्सप्लेन यूजिंग ए डायग्राम। तो हम जानते हैं कि जो लाइट जब इंटर करता है रेयर मतलब एयर से डेंसर मीडियम में तो जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या डिक्रीज हो जाती है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो जो इंसिडेंट रे है क्या है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। अगेन जब वो फिर से अपने ओरिजिनल रेयर मतलब एयर मीडियम में प्रवेश करता है तो वहां पे फिर क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाने पे बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होता है जो रिफ्लेक्टेड रे अगेन क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे और जो नेक्स्ट वो आएगा वो टुवर्ड्स अवे जाएगा नॉर्मल से, जो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा था अब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो यही है when light ray enters from the rarer medium to denser medium, it bends toward the normals. In this case, extent of bending of the ray at the opposite parallel is same. Hence, emergent ray is parallel to incident ray. मैंने अभी बताया कि जो इंसिडेंट रे रेयर से जब डेंस है तो क्या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो जो बेंडिंग का है उतने ही होता है जो इंसिडेंट रे के अगर हम देखें तो उतनी होता है। जब वो अगेन अवे जाता है जैसे कि ये फिगर हम देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम में जब आ रहा है, ग्लास क्या है डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे बेंड हो रहा है, ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ से ये नॉर्मल, तो ये बेंड हो रहा है, तो ये बेंड होके अगेन अगर हम इंसिडेंट रे को अगर पैरेलल खींचे तो ये सीधी लाइन अगेन जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो अगेन टुवर्ड्स कितना उतने ही बेंड हो रहा है, जिससे कि ये कंप्लीटली पैरेलल जा रहा है। इसीलिए इमर्जेंट रे
और जो इंसिडेंट रे होता है हमेशा ही पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। A pencil when dipped in water in a glass tumbler, it appears to be bent at the interface of air and water. Will the pencil appear to be bent at the same extent if instead of water we use liquid kerosene or turpentine? Support your answer with reason. तो क्या कर रहा है, पेंसिल जब वाटर में हम डिप करते हैं तो हमें जब एयर और वाटर की जो इंटरफेस है, पॉइंट ऑफ इंटरफेस जहाँ पे होते है, तो हमें बेंट दिखता है। क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या सेम एक्सटेंट में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है या एयर और वाटर का, वहां पे पेंसिल हमें बेंट दिखता है। मतलब कि जो लाइट है किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोरिलेट है। Will the pencil appear to be bent the same extent if instead of वाटर की जगह अगर हम कोई और लिक्विड लेते हैं जैसे कि केरोसिन और टर्पटाइन, तो बेंट होगा लेकिन डिफरेंट होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन टर्पटाइन वाटर का सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो अलग अलग एक्सटेंट पे बेंट होगा। तो क्या आंसर होगा? अ पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appears to be bent at the interface of air and water due to the phenomena of refraction of light. Refraction is dependent on refractive indices. Refractive indices of kerosene or turpentine would not be the same as water. Hence, pencil will appear to be bent more or less depending on the refractive index of the medium. क्योंकि जो वाटर है, केरोसिन है, टर्पंटाइन है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नहीं होता है। तो जो किसी में कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा होगा उस हिसाब से बेंडिंग होगा, तो कम भी होगा ज्यादा भी होगा। मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसके अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम related to the speed of light? Obtain an expression for the refractive index of medium with respect to another in terms of speed of light in those two mediums. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हम कैसे देते हैं? with respect to air. Speed of light in air upon speed of light in medium. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का देना हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू या एन से हम डिनोट करते हैं। तो हमने जिसे लिखा एनएम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दैट गिव्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, मतलब किसी अपॉन बी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट से कोरिलेट है वो कैसे है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मान लेते हैं कि v1 स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 है और v2 क्या है?
मीडियम 2 है स्पीड ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे निकलेगा? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट n/1 मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 दिस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दिस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम हमने माना है v1 और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम 2 का है v2 मतलब v1 अपॉन v2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and the absolute refractive index of glass is 1.5. Find out the absolute refractive index of diamond. तो हमें जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम को एक मीडियम को दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो मतलब मीडियम अपॉन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम अपॉन एज पर फॉर्मूला। मतलब तो यहाँ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो मतलब क्या है? जो NDG क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास और ND एंड NG क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड ग्लास। अब हमें क्या मिला हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास 1.6 मतलब NDG 1.6 है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 मतलब NG 1.5। तो एज पर फॉर्मूला अगर करते हैं तो NDG अपॉन इक्वल टू ND अपॉन NG। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा? ND अगर ND लेंगे तो क्या हो जाएगा? NDG इंटू NG हो जाएगा, ND इक्वल टू ND आ जाएगा। तो ND इक्वल टू 1.6 NDG की वैल्यू है और NG की वैल्यू 1.5। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2.4। तो जो फॉर्मूला होते हैं एक तरह से कहिए कि चैप्टर के की पॉइंट्स होते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है तो वो आपके दिमाग में हमेशा ही फिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। A convex lens of focal length 20 cm can produce a magnified virtual as well as real image. Is this a correct statement? If yes, where shall the object be placed in each case for obtaining this image? तो अगर कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है तो क्या वो मैग्नीफाइड वर्चुअल और रियल इमेज मतलब मैग्नीफाइड मतलब बड़ा वर्चुअल और रियल इमेज दे सकता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो ऑब्जेक्ट को किस जगह प्लेस किया होगा दोनों ही केस में? तो हम एज पर वो कंसेप्ट हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो जब फोकस और ट्वाइस ऑफ द फोकस के बीच में होता है तो रियल इमेज और हाईली मैग्नीफाइड रियल इमेज इन्फिनिटी पे बनाता है।
वहीं अगर कन्वेक्स लेंस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो वर्चुअल इमेज इनलार्ज इमेज बनाता है, मतलब कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? अगर रियल इमेज कन्वेक्स लेंस से बनना है तो ऑब्जेक्ट प्लेस इन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ द फोकस। मतलब फोकस और 2f1 के बीच में प्लेस होगा तो हाईली मैग्नीफाइड रियल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। मतलब कि अगर हमारा फोकस का जो वो है 20 सेंटीमीटर है तो मतलब कि 20 और 2f1 क्या हो गया, मतलब कि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होता है तो ट्वाइस ऑफ द मतलब 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर। तो अगर 20 और 40 सेंटीमीटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो इनलार्ज इन्वर्टेड और रियल इमेज कन्वेक्स लेंस से बनेगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 फोकस और 2f1 मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, दैट इज रियल इमेज, इनलार्ज इमेज और इन्वर्टेड इमेज। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के मतलब बिटवीन 20 सेंटीमीटर लेस देन 20 सेंटीमीटर कहीं भी रखते हैं f1 और क्योंकि फोकल लेंथ हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मीन्स परपेंडिकुलर बनेगा। So that is the statement, this statement is correct. When a convex lens form enlarged, inverted and real image, object is placed between f1 and 2f1. A highly magnified real image is formed at infinity. Thus to meet this condition, object will be placed between 20 centimeter to 40 centimeter. Whereas a convex lens form enlarged, erect and virtual image when the object is placed between focus and optical center. Thus in this case, object will be placed anywhere at a distance which is less than 20 centimeter from lens. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. Sudha finds out that the sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a distance of 50 centimeter from the lens. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. In which direction will she move the screen to obtain a sharp image of the building? What is the approximate focal length of this lens? सुधा विंडो पेन से अपने साइंस लेबोरेटरी में शार्प इमेज देखती है कितने डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर के। फिर वो ट्राई करती है कि वो जो बिल्डिंग विजुअल जो बाहर है वो विंडो के थ्रू देखें विदाउट विंडो पैन, मतलब इन जो विंडो पैन यूज ना करके विंडो से जो बाहर बिल्डिंग है वो विजुअल पूरा देखे बिना लेंस को डिस्टर्ब किए। तो उसको किस डायरेक्शन में स्क्रीन को मूव करना होगा जिससे कि शार्प इमेज बिल्डिंग का
है। तो सबसे पहले तो कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है? एक लार्ज एरिया कवर्ड करता है। जो लार्ज एरिया कवर करता है, टॉल बिल्डिंग भी होगा, वो भी उसमें दिखेगा, इमेज जो होगा छोटा होगा लेकिन क्लियर दिखेगा, जैसे कि हम रियर व्यू विंडो में देखते हैं। तो Sudha has to move the screen towards the lens. As for a convex lens, the image distance increases from the lens with the decreased object distance and vice versa. क्या है? सुधा जो करेगी, स्क्रीन को टुवर्ड्स द लेंस मूव करेगी। एज पर कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इमेज डिस्टेंस बढ़ता है फ्रॉम द लेंस विथ डिक्रीजिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होता है, तो जो इमेज बनता है वो क्या इंक्रीज होता है, इमेज डिस्टेंस, और वाइस वर्सा। मतलब दस एज ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, द इमेज मूव्स क्लोजर टू द लेंस। जैसे अगर ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा तो जो इमेज आएगा वो लेंस के क्लोजर होता जाएगा। तो लेंस के क्लोजर होता जाएगा मतलब कि जो लेंस का फोकल लेंथ होगा क्या, अप्रॉक्स फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, because the image is being formed at 50 centimeter from the lens, and as per the definition, when the object is at infinity, its image is formed at focus. So the image distance from this case is equal to the focal length of the lens. अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एज पर डेफिनेशन इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। तो अगर इस केस में हमें देखा जाए तो इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? 15 सेंटीमीटर पर प्लेस है, मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस जो होगा क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगा। तो Sudha has to move the screen towards the lens. As for convex lens, the image distance increases from the lens with the decreasing object distance and vice versa. Thus, as the object moves away from the lens, the image move closer to the lens. जब इमेज क्लोजर आएगा तो शार्प इमेज दिखेगा। The approximate focal length of this lens is 15 centimeter because the image is being formed at 15 centimeter from the lens. And as per the definition, when the object is at infinity, its image is formed at focus. So the image distance for this case is equal to the focal length of the lens. मतलब कि जो इमेज कहाँ बन रहा है? फोकल लेंथ पे बन रहा है। अगर कोई डिफिनीशन से देखें तो कन्वेक्स लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और तो उसका जो इमेज बनता है फोकस पे बनता है। इस केस में अगर हम इन्फिनिटी, जैसे हमारी बिल्डिंग क्या है, दूर है, तो अगर 15 सेंटीमीटर जो पे हम इमेज रख वो बनता है, दैट इज की फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। How are power and focal length of a lens related? You are provided with two lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter respectively. Which lens will you use to obtain more convergent light? तो पावर ऑफ लेंस एज पर डिफिनेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब कि अगर लेंस की पावर ज्यादा है या फोकल लेंथ कम है तो मोर कन्वर्जेंट लाइट यूज ऑब्टेन करेगा। अगर लेंस का पावर कम है या फोकल लेंथ ज्यादा है तो कम कन्वर्जेंट लाइट ऑब्टेन करेगा।
मतलब कि जो 20 एज पर क्वेश्चन, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो मोर कन्वर्जेंट लाइट ऑब्टेन करेगा कंपेयर टू 40 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। Lens with higher power or a smaller focal length should be used to obtain more convergent light. Lens with higher power or a smaller focal length, that is focal length 20 centimeter, has more power than a lens with focal length of 40 centimeter. Next question, question number 28. Under what condition in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence? Show the same with help of diagram. क्या है कि किस कंडीशन में टू पैरेलल मिरर जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा ही पैरेलल होते हैं। कब? जब मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाए तो जो इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा हमेशा। जैसे कि आज पर इमेज हम देख रहे हैं, एक मिरर यहाँ हमने लगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक मिरर हमने यहाँ लगा दिया, तो जब ये इंसिडेंट रे यहाँ जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। अगेन ये क्या है, मिरर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आया, टकराया, उससे रिफ्लेक्ट हुआ। अगेन जब मिरर 2 पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन रे हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब पैरेलल दोनों रो इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अगर दो मिरर को परपेंडिकुलर फिट करते हैं तो जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्शन रे है वो हमेशा ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इफ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड perpendicular to each other, the incident ray and reflected ray will always be parallel to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. Draw a ray diagram showing the path of ray of light when it enters with oblique incidence. क्या है? From air into water. Second, from water into air. तो जो स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं कि रेयर मीडियम में ज्यादा होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। वही जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मीन्स कि डेंसर मीडियम क्या हो गया यहाँ पे, वाटर, और रेयर मीडियम क्या है, एयर। तो डेंसर मतलब वाटर से जब एयर में जाएगा तो जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। वही अगर एयर से वाटर में आएगा तो जो इंसिडेंट रे है वो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड आल्सो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, whereas when a ray of light passes from denser medium to rarer medium, light rays bends away from the normal. तो हम इजिली डायग्राम इसको बना के समझा सकते हैं। जैसे कि ये दो मीडियम है, मान लो ये बाउंड्री, दो मीडियम एयर और वाटर। अब एयर वाटर जब ये इंसिडेंट रे
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब टकरा रहा है तो दैट इज ए नॉर्मल। जहाँ पे क्या नॉर्मल कहाँ आता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। अब इस नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड होगा, रिफ्रैक्ट करेगा तो कहाँ बेंड होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि वाटर इज डेंसर देन एयर, तो अब यहाँ बेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम वाटर टू इनटू एयर, अगर इंसिडेंट रे मान लो ये वाटर है, ये एयर है, तो जब ये इंसिडेंट रे जाएगा तो अगेन जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, बेंड कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे, कैसे होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है इंक्रीज हो जाएगी। जब डेंसर से रेयर मीडियम में, मतलब वाटर से जब एयर मीडियम में आएगा तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होने के चलते वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। लेकिन अगर फिर से ओरिजिनल पाथ वो एयर में अगर आता है, जैसे एयर में यहाँ वाटर टू एयर है, तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है, जैसे ही वो एयर में रिफ्रैक्ट करेगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, इसलिए नॉर्मल से जो बेंड होगा अवे होगा। तो आज इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है और इस सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और जितनी बार रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं बार बार यही करूँगा कि जो भी फॉर्मूलेज हैं और जो की पॉइंट्स इसके, जो स्फेरिकल मिरर की साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मिरर से जो इमेज बनता है, इसको अपने कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे तो इस चैप्टर में कोई गलती नहीं हो पाएगी। और रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।